बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सूरत ये है कि फवाद चौधरी साहब का 2 दिन का रिमांड दे दिया गया। गुज़िश्ता रात एक फ़ैसला दिया गया कचहरी में। वहाँ पे बहुत सारे सहाफ़ी मौजूद थे और सारे फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे थे। फ़ैसला 5 मिनट में आना था, 10 मिनट में आना था, लेकिन घंटों गुजर गए और फ़ैसला नहीं आ रहा था। फिर कभी पता चला कि प्रिंटर ख़राब हो गया है, पेज उसमें फंस गया है, कभी कोई फ़ैसला फंस गया है, कभी फ़ैसले का फ़ैसला नहीं हो पा रहा। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे थे और फिर बहुत ताख़ीर के साथ, घंटों की ताख़ीर के साथ जब फ़ैसला आया तो पता चला कि फवाद चौधरी साहब जो हैं उनका 2 दिन का रिमांड देकर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले उन्हें कर दिया गया है। फवाद चौधरी साहब ने भी बयान दिया, इमरान खान साहब ने भी स्टेटमेंट दिया है इसी हवाले से, और कुछ अहम चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं वो ज़रा आप देख लें। एक तो ये है कि फवाद चौधरी साहब को जैसे कचहरी में पेश किया गया, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता की गई थी लोगों की जानिब से, और ब्रेक से पहले एक केस काबिल समाअत था और ब्रेक के बाद फिर वो काबिल समाअत नहीं था। जो दरख्वास्त थी वो हमने देखा कि वो खारिज हो गई। मैं ख़ुद इसी उम्मीद पे लाहौर हाई कोर्ट पहुंचा कि मैं देखता हूं कि ये निज़ाम जो है, अदालती निज़ाम, ताकतवर लोगों के ख़िलाफ़ किस तरह से हरकत में आता है और किस तरीके से जो है वो आईजी को जवाब देना पड़ेगा अदालत के अंदर। लेकिन फिर मैंने देखा कि अदालत को आईजी ने मुतमईन कर लिया और अदालत मुतमईन हो गई और फिर केस जो है वो खारिज भी हो गया। हालांकि जब अदालत ने कहा था कि फवाद चौधरी को अदालत में पेश किया जाए तो उसके बाद 3 घंटे तक फवाद चौधरी साहब लाहौर में ही थे और फिर लाहौर से लेकर उनको इस्लामाबाद पुलिस निकली और इस्लामाबाद चली गई। उनको लाहौर में बहुत मरतबा लोगों ने बताया, सहाफ़ियों ने बताया, लोगों ने बताया, पॉलिटिकल वर्कर्स ने बताया कि जी अदालत ने बुलाया, लाहौर हाई कोर्ट ने, वहाँ लेकर जाना है मुलजिम को, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं सुनी। और इस चीज़ पे हमें ऐसा लगता था कि अदालत तौहीन अदालत लगा देगी, हमें ऐसा लगता था कि अदालत इस बात को माइंड करेगी। लेकिन फिर अदालत मुतमईन होगी क्योंकि आईजी साहब ने जाकर वहाँ पे बताया कि उनके मोबाइल के सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। इसकी वजह से आईजी साहब जो हैं वो, उनको पता नहीं चला और वो पेश नहीं कर पाए फवाद चौधरी साहब को। तो वो अब पंजाब में नहीं है, ना वो लाहौर पुलिस की कस्टडी में है, ना वो पंजाब पुलिस की कस्टडी में है। आईजी इस्लामाबाद फिर आई ही नहीं और ये केस जो है वो खारिज हो गया और मामला ख़त्म हो गया लाहौर हाई कोर्ट की हद तक। फवाद चौधरी साहब को जो कचहरी में पेश किया गया इस्लामाबाद में, उसके मनाजिर जब हमने देखे तो बड़ा अजीब लगा। हमने कुलभूषण यादव को देखा और उसका इंटरव्यू भी सुना। फिर हमने अभिनंदन को देखा और उसने कहा कि मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक रखा गया पाकिस्तान के अंदर, मैं पाकिस्तान की कैद में हूँ। हालांकि वो शख्स था जो पाकिस्तान की सरजमीन पे एक जंगी तैयारा लेकर हमला करने आया था, लेकिन हमने उसके साथ, पाकिस्तान की रियासत ने हुस्न सलूक उसके साथ किया था। फिर हमने बहुत सारे और लोगों को देखा जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, लेकिन उनके मुंह से हमने तारीफ सुनी लॉ इन्फोर्समेंट की। लेकिन यहाँ जो पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ रवैया रखा जा रहा है, फवाद चौधरी के सर के ऊपर जिस तरह कपड़ा डाला गया, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान का कोई दुश्मन मुल्क का एजेंट पकड़ा गया है, कोई दहशतगर्द पकड़ा गया है जिसको पकड़कर अदालत में ला रहे हैं। आपने कभी पाकिस्तान को लूटने वाले किसी सियासतदान के सर पे ऐसे कपड़ा पड़ा हुआ देखा है? या आपने कभी पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला और पाकिस्तान का पैसा लूटकर पाकिस्तान से बाहर भिजवाने वाले को इस तरह से उसके साथ होते हुए देखा है? आपने किसी भी ऐसे सियासतदान को जिसका ताल्लुक पीडीएम के साथ है, उनके साथ ये वाला रवैया होता हुआ देखा है कि उनके ऊपर कपड़े डाल दिए जाए और उनको जो है वो इस तरह घसीटा जाए? अब अस्पताल के अंदर जो है जहां फवाद चौधरी को लेकर जाया गया था, वहां पे कारकुनों के ऊपर तशद्दुद किया गया है, टॉर्चर किया गया कारकुनों को, उनको मारा गया है, पुलिस ने मुक्कों के साथ मारा है। तो एक अजीब सी फाशिस्ट किस्म का एटीट्यूड है और इस्लामाबाद पुलिस जो है वो भी लगता है चिड़चिड़ी हो गई है ये सारी चीज़ें देख देख कर। अब लोग वहाँ पे एहतजाज करते हैं, ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से उनके ऊपर सख्ती आई हुई होती है। वो बेचारे पुलिस वाले भी क्या करें, उन्होंने अपना काम करना है, उनके ऊपर से सख्ती, लगातार दबाव उनके ऊपर आ रहा है। उनके अफसरान उनको बार बार बोल रहे हैं, अफसरान को आपको पता है जहाँ से टेलीफोन आ जाते हैं उनको बेचारों को अपनी नौकरी की पड़ जाती है। तो इस तरह जो एक फाशिस्ट किस्म का एटीट्यूड है वो नीचे तक जा रहा है।
फवाद चौधरी को जिस तरह लाया गया उसके ऊपर बड़ी तनकीद की गई, लेकिन फवाद चौधरी साहब खुद जिस तरह आए उसके ऊपर बड़ी तारीफ की गई। यानी वो डटे हुए नजर आए, हथकड़ियों के बावजूद वो हिम्मत हारे हुए नहीं थे और उन्होंने अपने केस के अंदर बड़े खुल के वहां पे ना सिर्फ बात की बल्कि अदालत के अंदर मुकालमा भी किया। फवाद चौधरी ने कहा कि मेरी बातें गलत कोट की गई हैं, मुझ पर मुकदमा बनता ही नहीं। और फवाद चौधरी ने अदालत में बयान देते हुए कहा कि मुकदमे में बगावत की दफा भी लगाई गई है, मेरे खिलाफ तो मुकदमा बनता ही नहीं है, ऐसे तो जमहूरियत खत्म हो जाएगी, कोई तनकीद नहीं कर पाएगा। अगर इलेक्शन कमीशन पर तनकीद नहीं कर सकते तो मतलब किसी पर तनकीद नहीं कर सकते। मुद्दई वकील का मतलब है कि तनकीद करना बगावत है। मैं तकरीर कर ही नहीं रहा था, मैं मीडिया टॉक कर रहा था, मेरी बातें गलत कोट की गई हैं। उन्होंने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ का तर्जुमान हूं, जो बात करूंगा वो मेरी पार्टी की पॉलिसी होती है, ज़रूरी नहीं कि मैं खुद मैं जो बात करूं वो मेरा ज़ाती ख्याल हो। इलेक्शन कमीशन ना मुल्क की स्टेट है ना हुकूमत है। मैंने कहा था नफरतें ना फैलाएं कि लोग ज़ाती सतह पर आ जाएं। मुझे लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार किया, मेरा मोबाइल कब्जे में लिया, फिर मुझे लाहौर पुलिस ने इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया। उन्होंने कहा मैं सीनियर वकील, पार्लियामेंटेरियन और साबिक वफाकी वजीर हूं, मैं दहशतगर्द नहीं कि मुझे CTD में रखा गया। तफ्तीशी अफसर ने मुझसे कोई तफ्तीश नहीं की, मेरी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि अफसोस है मुल्की सियासत में मुखालिफिन पर केस बनाए जा रहे हैं, हम सियासत में कभी ऊपर तो कभी नीचे होते हैं। और फवाद चौधरी ने कहा कि केस जो है वो ख़त्म किया जाए, इसकी उन्होंने इस्तदा की अदालत में। फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा कि उन्हें कोई किसी किस्म का दुख नहीं है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहा था और वो अपने इस बयान के ऊपर कायम है। अब पूरे पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड चल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन मुंशी, इसके बारे में तो इस एक बयान के ऊपर इतना गमो गुस्सा और इसके ऊपर जो है वो इस किस्म की कार्रवाई करवाना कि फौरी तौर पे इस्लामाबाद में मुकदमा होना, लाहौर की पुलिस का मुतहर्रिक होना, फौरी तौर पे छापा मारना, बंदा गिरफ्तार करना, फौरी तौर पे इस्लामाबाद पुलिस का पहुंचना, यानी ये ऐसा लगता है कि कोई बहुत जंगी नौइयत का मुकदमा था। अगर खुदा न खास्ता ये बंदा गिरफ्तार ना होता तो अगले 24 घंटों के अंदर कोई बहुत बड़ा धमाका हो जाता। इस पे जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी मुखालफत की है। उन्होंने कहा ऐसे गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। हाँ ठीक है, अगर आपको लगता है कि उनके अल्फाज ऐसे हैं तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देते, वो आकर अपना शामिल तफ्तीश होकर जवाब दे देते। लेकिन इस तरीके से गिरफ्तार करना, ये सारी चीज़ें इस तरह करना, ये नामुनासिब उन्होंने करार दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, और उन्हें अब समझ आ रही है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। इसका फ़ायदा देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। सारा दिन फवाद चौधरी साहब की जो गुड्डी है वो चढ़ी रही है। अच्छा, एक मौक़िफ़ और आया मरियम औरंगज़ेब का कि ये सियासी गिरफ्तारी नहीं है। सारा दिन जब से फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हुए PMLN के लोगों ने इस पर सियासत की, अता तारड़ ने, आबिद शेरली ने, बाकी लोगों ने, सब ने इसके ऊपर सियासत की, सियासी बयानात दिए, बल्कि वो अपनी जो गिरफ्तारी की वीडियोज़ हैं वो निकाल कर ला रहे थे। देखिए, नवाज शरीफ गिरफ्तार इसलिए नहीं हुए थे कि उन्हें आज़ादी इज़हार राय का मसला था। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी इसलिए थी कि उनके पास कुछ जायदादें और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका हिसाब वो नहीं दे पा रहे थे और उन्होंने गलत बयानी भी की थी। और मियां नवाज शरीफ साहब ये नहीं बता पा रहे थे कि अरबों रुपए की जायदादें उनके खानदान ने कैसे बनाई, इसका मनी ट्रेल क्या है। बतौर वजीर आजम उन्होंने मालूमात को छुपाया भी था। तो 2 केसेस के अंदर उनको सजा हुई थी, 10 साल की और 7 साल की। वो करप्शन के मामलात थे जिनमें नवाज शरीफ को सजा हुई थी। शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज जब पकड़े गए थे तो वो केस ये था कि उनके घर के और फैक्ट्रियों के मुलाजमीन के अकाउंटों से अरबों रुपए निकल आए थे। 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग थी। वो पैसा कहां से आया, कौन लाया, कैसे आया, इसका कोई जवाब ही नहीं था उनके पास, इसलिए पकड़े गए थे। तो जो लोग करप्शन के केसेस में पकड़े जाते हैं उनका मामला कुछ और होता है, और जिनको आज़ादी इज़हार राय पे पकड़ा जाता है पूरी दुनिया में उनका मामला कुछ और होता है। दुनिया के कोई भी मुहस्सिब मुल्क है, वहां पे जब कोई बंदा करप्शन पे पकड़ा जाता है तो वो अपनी वीडियोस छुपाता है, अपना मुंह भी छुपाता है, छुप छुप के रहता है। लेकिन जब कोई आज़ादी इज़हार राय की वजह से पकड़ा जाता है या जमहूरियत की आवाज़ के लिए पकड़ा जाता है या आईनी और कानूनी हक के लिए पकड़ा जाता है आवाज़ उठाता हुआ, तो वो दंदना के सामने आकर खड़ा होता है। हमारे यहाँ पे सिस्टम ही उल्टा है। वो जो बंदा इलेक्शन मांग रहा है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद कर रहा है, गैर कानूनी और गैर आईनी चीज़ों को रोकना चाहता है और आईनी हक मांग रहा है, उसको जो है सर के ऊपर कपड़ा डाल के लाया जाता है
اور وہ جو لوگ جنہوں نے کرپشن کی ہے, جو بےایمانی کرتے رہے ہیں, جو ملک کو لوٹتے رہے ہیں, جب وہ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں تو وہ فل میک اپ کر کے پیش ہوتے ہیں. ان کو پہلے تیار ہونے کے لیے 1 سے 2 گھنٹے دیے جاتے ہیں کہ آپ نئے کپڑے پہن لیجئے, تیار ہو جائیے, میک اپ کر لیجئے, آپ کا عدالت جانے کا ٹائم آ گیا ہے. یعنی میں نے حمزہ شہباز کو عدالت جاتے ہوئے دیکھا تو انگلی کے اشارے سے پولیس والوں کو ادھر اور ادھر کر دیتا تھا. میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے. حمزہ شہباز ایسے کر کے اشارہ کرتا تھا, پولیس والے ڈر کے سیم کے پیچھے ہو جاتے تھے. اور یہاں پہ پولیس والے لوگوں کو مار رہے ہیں, پکڑ رہے ہیں. تو اس بات کو سمجھیے کہ وہ جو ایک خبر آئی تھی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی حمایت شریف خاندان کے ساتھ تھی اور انہوں نے ہی سلمان شہباز کو پاکستان سے باہر نکالا تھا, تو پھر آپ سمجھ جائیے کہ کیوں شریف خاندان گرفتاریوں میں بھی اتنا انجوائے کرتا تھا. یعنی نواز شریف صاحب جب گرفتار تھے تو ایک ورلڈ ریکارڈ ہے میاں صاحب کے پاس, گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا جانا چاہیے کہ انہوں نے روزانہ کے حساب سے لگ بھگ 10 ملاقاتیں کی ہیں. یعنی دنیا کی تاریخ کے اندر کسی قیدی کو اتنی زیادہ ملاقاتوں کی اجازت نہیں دی جاتی جتنی ملاقاتیں نواز شریف صاحب نے کی ہیں. موجہ ہی موجہ. شہباز شریف ان کے وہ کمرے دیکھیں جہاں پہ یہ لوگ گرفتار تھے, ٹیبل, کرسی, بیڈ, ٹی وی, اخبار, کتاب, ہر چیز کی سہولت ان لوگوں کو ملتی تھی. موبائل ٹیلی فونز جن کے ساتھ یہ ٹیلی فونک رابطوں میں رہتے تھے اپنے گھر والوں سے, اور جب ان سے کہا جاتا تھا موبائل واپس کرو تو دھمکیاں بھی دیتے تھے. تو ایسی گرفتاریوں میں اور یہ جو اب گرفتاری ہوئی اس میں بہت فرق ہے. فرق یہ ہے کہ اس دور کی اسٹیبلشمنٹ گرفتار ہونے والوں کو سپورٹ کر رہی تھی, انہیں اچھا ماحول فراہم کر رہی تھی, ان کو تکلیفوں سے بچا رہی تھی. اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ گرفتاریوں کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے اور بندوں کو نشان عبرت بنانا چاہتی ہے. نہال ہاشمی کی لوگ مثال دے رہے تھے, نہال ہاشمی کے باقاعدہ ٹرائل ہوا تھا, کیس چلا تھا, اس کے بعد گرفتاری ہوئی تھی اور سارا معاملہ ہوا تھا. یہ جو معاملہ ہے اس کے اندر راتوں رات بندے کو اٹھا کر گرفتار کیا گیا ہے. زمین آسمان کا فرق ہے ان دونوں معاملات میں. اب ایک اور چیز ہے کہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ میری پارٹی میں جو بھی بولتا ہے گرفتار کر لیا جاتا ہے. شہباز گل, آدم سواتی اور مجھے گرفتار کیا گیا ہے. یہ لوگ عمران خان کو تنہا کرنا چاہتے ہیں. یہ احمق ترین لوگ ہیں, پاکستان کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. منشی والے اپنے بیان پر قائم ہوں. اگر مجھے تفتیشی نے گرفتار کیا تو بتائے میرے گھر کے گیٹ کا رنگ کیا ہے. تو فواد چودھری صاحب کافی تگڑے پڑے ہیں ان کو اور بہت سارے سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہ جنگل کے قانون کو معاشرے میں بنانا ریپبلک کہا جاتا ہے. جن ممالک میں قانون کی بالادستی وہ خوشحال ہیں. اللہ پر ایمان ہے, زندگی اور موت کا ایک وقت مقرر ہے. مجھے جیل سے کوئی فکر نہیں ہے, سب کو کہتا ہوں جیل سے نہیں ڈرنا. کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے, ڈال دیں. پاکستانی اگر آج کھڑے نہ ہوئے تو آگے اندھیرا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب لوگوں کو تیار کر رہے ہیں کہ جیلیں بھرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہزاروں لوگ یا لاکھوں لوگ اپنے نام لکھوائیں کہ ہم جیل جانا چاہتے ہیں, اور جیل بھرو تحریک کے لیے کام شروع کر دے پاکستان تحریک انصاف. یعنی لوگوں سے والنٹیئر سے نام مانگے جائیں گے کہ کون کون جیل جانا چاہتا ہے, اور پھر لوگ اپنے نام لکھائیں گے, اور اس کے بعد جیل بھرو تحریک شروع ہو جائے گی, اور لوگ تھانوں میں اور جیلوں کے سامنے پہنچ جائیں گے گرفتار ہونے کے لیے. تو حکومت کتنے لوگوں کو گرفتار کر سکتی ہے, کیسے ڈسپرس کرے گی اتنے زیادہ لوگوں کو, کیا ہر جگہ پہ مقابلہ کرے گی؟ اگر کارکن آ جاتے ہیں خود کو گرفتار کروانے کے لیے تو انہیں روکا کیسے جا سکتا ہے؟ جیلوں کے اندر تو گنجائش ہی نہیں ہے بندے رکھنے کے لیے, پہلے ہی گنجائش سے زیادہ بندے جیلوں میں بند ہیں, اور اگر مزید بندے آ جاتے ہیں تو کیپیسٹی ختم ہو جائے گی اور یہ جیلوں میں نہیں رکھ پائیں گے. عمران خان صاحب نے کہا کہ آدم سواتی کے خلاف ایک ٹویٹ کرنے پر 30 مقدمات درج کیے گئے. ارشد بھائی کے بارے میں بتایا ان کے ساتھ ظلم کیا گیا, وہ خوددار, دیانتدار اور محب وطن صحافی تھا. میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا. کون سا جرم کیا تھا؟ اپنی قوم سے کہہ رہا ہوں آپ کا مستقبل آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے. قوم کو اپنے مستقبل کے لیے فیصلہ کرنا ہوگا. وعدہ ہے جب تک میں زندہ ہوں قوم کے لیے جد و جہد کروں گا. بڑی زبردست اور جذباتی عمران خان صاحب نے تقریر کی ہے. کبھی زندگی میں نہیں سوچا بیرون ملک جا کر رہوں, جتنی زندگی اپنے ملک میں گزاروں گا. جیل سے نہیں ڈرنے والا. آج پاکستان کی معزز عدلیہ وکلا سے مخاطب ہوں. یہ وقت ہے وکلا کو رول آف لا کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ جس طرف ملک کو لے جا رہے ہیں ملک کا کوئی مستقبل نہیں. انصاف اور قانون کی دھجیاں اڑا کر جنگل کا قانون نافذ کیا جا رہا ہے. پہلی دفعہ لوگوں کی پاکستان سے امیدیں ختم ہو رہی ہیں. 8 لاکھ نوجوان ملک سے باہر جا چکے ہیں. پیٹرول دنیا میں سستا اور پاکستان میں مہنگا ہو رہا ہے.
ऐसी कौन सी क़यामत आई थी, हर चीज़ की कीमत दुगनी हो चुकी है, पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ती जा रही है। फिर उन्होंने इकॉनमी के बहुत सारे मसाइल इमरान खान साहब ने बताए और फिर उन्होंने कहा कि मुल्क के ताकतवर डाकुओं ने अपने 1100 अरब के केसेस माफ़ करा लिए हैं। मौजूदा सेटअप पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। अल्लाह ने मुझे हर नेमत से नवाजा है, सब कुछ दिया है। उन्होंने साजिश के ज़रिए मुझे बाहर निकाला तो लाखों लोग मेरे लिए सड़कों पर निकले। किसी भी वज़ीर आज़म को ऐसी इज्जत नहीं मिली। इमरान खान साहब ने कहा लोगों को खड़े हो जाओ अपने हक़ के लिए, क्योंकि मैं आपके हक़ के लिए खड़ा रहूँगा। और उन्होंने वादा किया कि ना मैं भागूंगा, ना झुकूंगा, ना डरूंगा और खड़ा रहूँगा। और नाज़रीन, एक छोटी सी खबर है, वो खबर ये है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मुरासले लिख दिए हैं, यानी खतूत लिख दिए हैं कि वो इंतखाबात की तारीख दें, और वो अप्रैल की ही तारीखें हैं जिनके अंदर इंतखाबात मांगे गए हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।